Hello and welcome everybody. Today we are going to see our next chapter that is the counselor. काउंसलर कौन होता है वो हम देखेंगे। तो अब तक हम लोग देख रहे थे द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में गाइडेंस क्या है और काउंसलिंग क्या है। अब ये व्यक्ति एक आ गया है जिसे हम कहते हैं काउंसलर। जो व्यक्ति काउंसलिंग करता है उसे कहते हैं काउंसलर। द वन हु काउंसल्स इज अ काउंसलर। ओके, जो काउंसिल करता है उसे कहेंगे काउंसलर। और जो काउंसलिंग ले रहा होता है दैट मीन्स द पर्सन हु इज इन अ प्रॉब्लम हु नीड्स सम असिस्टेंस, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज काउंसली, L-E-E। ओके, इट विल बी द स्पेलिंग। सो काउंसलर होने के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, क्योंकि देखो जो व्यक्ति गाइड कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ तो ऐसी कैपेबिलिटी या एबिलिटी होगी, तभी वो ये सारी चीजें कर रहा होता है। तो इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि एक तो काउंसलर के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलर, काउंसलर के लिए क्या क्या रोल्स होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो एग्जैक्टली हु इज द काउंसलर, जस्ट हमको एक मियर किसी भी चीज का एक्सपीरियंस हो गया तो क्या हम खुद को काउंसलर कह सकते हैं? तो नहीं, वी नीड सम ऑफ द प्रॉपर प्रूफ दैट यस वी आर काउंसलर, लाइक अ टीचर इज अ काउंसलर यूजुअली। ठीक है, जो टीचिंग करता है तो वो एक काउंसलर। इसीलिए आप लोगों को ये चैप्टर बताया जा रहा है कि बिकॉज पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते, एक्सपीरियंस लेते लेते आप 70% काउंसलर तो हो ही जाते हैं। तो इसीलिए द टीचर इटसेल्फ इज अ काउंसलर। और सेकेंड, जो काउंसलिंग की डिग्री या डिप्लोमा प्रोसीड करता है वो काउंसलर होता है। ठीक है। सो जब भी काउंसलर की अगर हमें जरूरत रखती है तो काउंसलर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, what are the need which a counselor must have into it। काउंसलर के अंदर क्या क्या चीजें, सबसे पहला तो ये है कि उसको सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंटरेस्ट होना चाहिए। अब अगर जैसे कोई काउंसलर है, अभी उसको प्रॉब्लम है, अगर सामने वाला आया कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है, तो फिर जो है उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे ये क्या प्रॉब्लम लेकर बैठ गया, अब मैं क्या ही बताऊं इसको। नहीं, तो वो व्यक्ति काउंसलर नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई LIC एजेंट है, ठीक है, और वो अगर दिल का कमजोर है, अब उसके पास अगर एक क्लाइंट आता है, वो उसको ये कहता है कि मैं अगर 60 साल में मर गया तो मुझे पॉलिसी चाहिए, तो ये लेनी है मुझे पॉलिसी है, मैं 60 साल में अगर मर गया तो मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। अब अगर LIC एजेंट है तो उसको तो क्लाइंट मिल गया, तो उसको क्या कहना चाहिए? हाँ सर, हमारे पास बहुत सारे प्लान्स है। लेकिन अगर कोई दिल का कमजोर LIC एजेंट है, वो क्या बोलेगा? अरे सर शुभ शुभ बोलो, ऐसे क्या बोल रहे हो कि आप मर जाओगे, मर ही नहीं सकते आप तो। ठीक, अगर ऐसा उसने बोला तो भैया उसको क्लाइंट नहीं मिलेगा, उसको टारगेट नहीं होगा, है ना। तो दिस मीन्स दैट कि जो आपका काम है, मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि जो आपका काम है उस काम के अकॉर्डिंग आपको स्टिफ होना पड़ेगा। एज अ काउंसलर, इफ somebody टेल्स यू द प्रॉब्लम, you must not get afraid of any problem. You must not say that there is no solution for your problem, है ना। और यहाँ खुद डर के भागना नहीं है, ये भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो काउंसलर बनना इज नॉट दैट इजी टास्क। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, द काउंसलर मस्ट बी एबल टू कोप अप विथ प्रॉब्लम फर्स्ट। इंटरेस्ट, इंटरप्रिटेशन, एडेप्टेशन इंडिविजुअल की प्रॉब्लम की सब होनी चाहिए। इसके साथ साथ में लिसनिंग, चेकिंग, एडवाइजिंग, ये प्रॉपर मतलब ऐसा सामने वाले की पूरी बात सुनना भी है। कई बार कुछ काउंसलर्स ऐसे होते हैं ना, आधी बात सुन के समझ लिया एंड देन दे प्रोसेस इट, और फिर वो चीज जो है वो नहीं हो पाती। ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट इज द मोशन एड्स। डिफरेंट डिफरेंट एड्स होते हैं, उनका यूज करना। फिर इसके साथ साथ में डिफरेंट एक्टिविटीज है, उनको अरेंज करना। फिर उसी के साथ साथ में टेस्ट्स को अरेंज करना, कौन से टाइम पे कौन सा टेस्ट लगेगा, ये सारी चीजें काउंसलर को पता होनी चाहिए। ये चीजें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप उसको, बच्चे को गाइड, यानी जो भी काउंसली है उसको गाइड करना, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आएंगी।
अलग अलग काउंसलर्स के लिए अलग अलग व्यूज दिया गया है। केलर जो है, फ्रैंकलिन जे केलर, इनने बताया कि काउंसलर एक तो इंटेलिजेंट होना चाहिए, अपने नॉलेज को कब और कहाँ यूज करना है वो। अब देखो इंटेलिजेंट, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में भी देखा था, इंटेलिजेंट कोई भी व्यक्ति इंटेलिजेंट है कैसे पता चलता है? आईक्यू टेस्ट से। ठीक है ना? तो कितना व्यक्ति इंटेलिजेंट है, ये चीज जो है यहीं से समझ में आएगा। देन कल्चर, फिर डिफरेंट ऑलराउंड जो नॉलेज है वो, इंटेंसिव जो इंफॉर्मेशन है वो, ऑब्जर्विंग जो है वो, एंड डिफरेंट ह्यूमन क्वालिटीज जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए, स्पेशल स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें फ्रैंकलिन केलर का मानना है। रॉजर्स और वैलेन का ये कहना है कि सबसे पहले तो क्लाइंट जो है, यानी जो उनका काउंसिल है, उसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फिर देन आप एडजस्टमेंट हो, आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, अच्छे से आप उस व्यक्ति को समझ पाओ। मेन है आप क्लाइंट को टॉलरेट भी कर पाओ। कभी कभी कोई क्लाइंट ऐसे आते हैं ना कि आप उनको टॉलरेट नहीं भी कर पाते, उनकी प्रॉब्लम वो अजीब तरीके से आपसे कहते हैं, तो भाई तरीका ही नहीं है कहने का, तो भी आप उनको सुन पाओ, दैट वो भी इनका ये कहना है। सो इट्स ट्रू, इट्स करेक्ट, मेनी टाइम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल दे कम टू यू। देन वोकेशनल गाइडेंस और ये सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए। जो करंट में सारी चीजें अभी सोसाइटी में रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें भी उनके पास होनी चाहिए। ठीक। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद रॉबर जो है वो ये कहते हैं कि काउंसलर के पास में प्रॉपर पर्सनल एडजस्टमेंट, इंटर रिलेशनशिप, स्कोलास्टिक पोटेंशियलिटीज, मतलब जो भी आजकल एजुकेशनल बैकग्राउंड में चल रहा है उसका प्रॉपर नॉलेज, हेल्थ नॉलेज, पर्सनल अपीयरेंस भी अच्छा होना चाहिए। का मतलब क्लाइंट को लगना चाहिए पर्सनालिटी से कि हाँ भाई ये कोई है। नहीं तो कई क्लाइंट्स तो ऐसे भी होते हैं आजकल, है ना, बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं, बड़े उससे वो काउंसलर से ज्यादा तो मुझे आता है ना। कई लोग है ना ऐसे एडवांस होते हैं ना, भाई उससे ज्यादा तो मुझे आता है, मैं उसके पास क्या जाऊंगा, तो ऐसा पर्सनालिटी काउंसलर का नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट को ये बोले यार उसे तो कुछ आता ही नहीं है, उससे ज्यादा तो मुझे आता है, राइट? तो पर्सनालिटी को भी मेंटेन करना, रॉबर्ट्स का ये कहना है। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, बिकॉज यस यू आर गोइंग टू लीड द काउंसलिंग। फिर उसके बाद में आपकी फिलॉसफी, एक ऐसी सिस्टम होना चाहिए, नियम होना चाहिए आपकी लाइफ में, ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। इस प्रकार से अलग अलग एजुकेशनिस्ट के अलग अलग है, हमने कुछ को रीड कर लिया है। हम यहाँ पे देखेंगे बेसिकली काउंसलर की क्या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और क्या प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सो गुड हेल्थ एंड पर्सनल अपीयरेंस, अभी मैंने आपको बताया। उसकी पर्सनल एडजस्टमेंट की एबिलिटी होनी चाहिए, अपने कल्चर और दूसरे कल्चर को रिस्पेक्ट करे। ह्यूमैनिटी इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई रहनी चाहिए, देन ओनली दैट कैन बिकम अ ह्यूमन काउंसलर, क्योंकि हमें एनिमल काउंसलर तो बनना नहीं है। ठीक है। तो ह्यूमन क्वालिटीज प्रॉपरली होनी चाहिए, रिस्पेक्ट, मॉरल वैल्यूज, एटिकेट्स, ये सब फॉलो होना चाहिए। पेशेंस इज द वेरी बेस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट टूल फॉर अ काउंसलर, बिकॉज जो क्लाइंट होता है ना, कभी कभी ना एकदम अजीब और वियर्ड तरीके से भी बात करता है, इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कीन पेशेंस एंड लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ द काउंसलिंग। ठीक। एंड देन इमोशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए, जैसे अभी मैंने एलआईसी वाला आपको एग्जांपल बताया ना। अगर आप इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होगा ना, तभी आप उस क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल फील करके अरे आप बड़ा दुखी हो। अब देखो यूजुअली ये चीजें होती है, लाइक फॉर एग्जांपल, if you are an LIC agent and if your father has given his friend's LIC number, okay, he's saying that इनसे बात कर लो। अब आप बचपन से उनको अंकल अंकल बोल रहे हो और उनके साथ में आपका उठना बैठना सब कुछ हो रहा है, एंड स्पॉन्टेनियसली इफ ही सेज that I'm gonna die someday, and then you will become emotional, you don't have emotional stability, so it think these are the things which happen, then you will say अरे अरे अंकल आप कैसी बात कर रहे हो, ये वो एंड ऑल दिस थिंग्स। तो क्या हो रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। इसी प्रकार काउंसलर भी अगर खुद के लिए अगर कुछ कर रहा है, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं आजकल, जैसे डॉक्टर की अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, खून देख के डर जाते हैं बहुत से लोग, है ना। तो ऐसा व्यक्ति अगर डॉक्टर बनने के लिए जाएगा तो उसको तो पहले अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर मैं एनिमल्स को कट कर रहा हूँ, ह्यूमन बींग्स को कट कर रहा हूँ, तो ब्लड तो आएगा। सो नॉर्मल है ना, कॉमन थिंग। तो इतना तो अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, नहीं तो ब्लड देखकर ई कितना गंदा है, ये ओ बहुत, मेरे को तो देखना ही नहीं है, मैं तो दूर, मेरे बस की नहीं है, तो वो व्यक्ति डॉक्टर बन ही नहीं सकता है।
राइट। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। उसी प्रकार काउंसलर में इमोशनल स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर द पर्सनल ऑटोनॉमी। ओके, पर्सनल ऑटोनॉमी के लिए रिस्पेक्ट होना, क्लाइंट के लिए प्रॉपर टॉलरेंस होना चाहिए। कई बार कुछ क्लाइंट जो होते हैं ना वायलेंट भी हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको टॉलरेंस भी होना चाहिए। सामने वाला कभी कभी अपशब्द बोल भी जाता है, दैट कैन बी अ वर्बल टॉलरेंस ऑल्सो शुड बी देयर। ठीक है। फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, मतलब सामने वाला कैसा ही कुछ भी बोले, अच्छे आप अच्छे से बात करो, अच्छे से व्यवहार रखो, तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। तो दीज आर द पर्सनल, एंड द काउंसलर मस्ट हैव अ वेरी होलसम फिलोसफी ऑफ लाइफ। दैट मीन्स उसको पूरा जो है जीवन जीने की शैली और ये सारी चीजों के बारे में प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई अगर इसके बारे में भी बात करे तो उसको नॉलेज होना चाहिए। अब हम प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाते हैं। तो यहाँ प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने अलग अलग तरीके से कहा है। हम एक बेसिक सा देखेंगे कि सबसे पहले तो प्रॉपर डिग्री लिया हुआ, स्पेशल स्किल्स जो है उसको टेस्ट पता होने चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा टेस्ट कंडक्ट करना है। फिर इसके बाद में स्पेशल इंफॉर्मेशन जो है अच्छे से गैदर करनी है। फिर प्रॉपरली इंटेलिजेंस तो उसके पास होनी चाहिए, हर तरीके का नॉलेज होना चाहिए, बुक्स पढ़ते रहना है उसको, कीन ऑब्जर्वर होना है, ह्यूमन बिहेवियर अच्छे से अटैच करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है सारी चीजों को, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, और अपने काम में प्रॉपर डेडिकेशन होना चाहिए। तो ये प्रोफेशनल क्वालिटीज हैं। अब काउंसलर जो है वो कब कब उसकी जरूरत पड़ती है, एक तो जब गाइडेंस की जरूरत पड़े तब भी काउंसलर की जरूरत पड़ती है, टेस्टिंग करना हो तब भी जरूरत पड़ेगी, फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स निकालना तब भी जरूरत पड़ेगी, अडोलसेंट डेवलपमेंट है तब भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है। वोकेशनल थियोरी अगर कुछ है, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में सिलेक्ट करना है तब होगी, करियर काउंसलिंग की तरफ जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद में ग्रुप में कोई चीज समझानी हो तब जरूरत पड़ती है, सुपरवाइज स्टडीज की तरफ जरूरत पड़ती है, इंटर्नशिप की तरफ जरूरत पड़ती है, अलग अलग वेज में काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि इंडियन सिचुएशन में काउंसलिंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। तो जनरल एजुकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीए होना चाहिए आपका, बैचलर इन आर्ट्स, और फिर उसमें आप साइकोलॉजी ले सकते हैं, इट कैन ऑल्सो कम इन दिस थिंग, साइंस बैकग्राउंड एज वेल। फिर इसमें प्रोफेशनल जो आपका है उसका आपको डिग्री या डिप्लोमा जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम में आपको लेना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ में आपका एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन जो है उसको आप ग्रैब करेंगे, फिर इसकी एक्सपीरियंसेस को डेवलप करेंगे, इसमें पर्सनल फिटनेस और पर्सनल चीजों को भी आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी आना। ओके, अब हम देखेंगे कि जो काउंसलिंग है और ये इसमें साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी, यहाँ पे साइकोलॉजी के वेरियस फील्ड्स है, अलग अलग फील्ड्स है जिन पर काम होता है। सबसे पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दिस इज द सेकंड पार्ट। फिर लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग, इस पे काम किया जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, मेंटल हाइजीन पे काम किया जाता है। ये सब साइकोलॉजिकल टूल्स है ना, जिस पर काउंसलर को काम करना पड़ता है। और इसके साथ साथ में डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग, और फिर इसके साथ साथ में वोकेशनल प्रोग्राम्स पर अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये काउंसलर के रोल्स हैं। 7:30, 30, ठीक है, बात तो थोड़ी करना। देन द रोल ऑफ स्कूल काउंसलर, अगर स्कूल काउंसलर आप बन रहे हो तो उसमें क्या रोल रहेगा आपका। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट की जो जरूरत है उसको पूरा करना, फिर इसकी नीड और इसकी अंडरस्टैंडिंग, फिर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को मेंटेन करना, स्टूडेंट वर्क को ऑर्गेनाइज करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अलग अलग एबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना, इनकी इंटरेस्ट, इनकी एबिलिटीज, इनके एप्टीट्यूड्स, इनकी अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करना, इसके साथ साथ में इनके गोल्स को अंडरस्टैंड करना, इनके वोकेशनल चॉइसेस को समझना, ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट काउंसलर के लिए
होगी जो आप स्कूल में एज अ काउंसलर इफ यू आर वर्किंग, तो ये सारे काम करने पड़ेंगे। अब काउंसलर का कुछ और भी रोल होता है, टू असिस्ट द टीचर, टीचर की हेल्प करना, क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर है जिसको काउंसलर की जरूरत पड़ रही है तो दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग द टीचर, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। फिर उसके बाद में लीडरशिप कंट्रीब्यूट होती है। कुछ इंफॉर्मेशन है जो काउंसलर दे सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काउंसलर की हेल्प हो सकती है। स्कूल में प्रॉपर असिस्टेंस दिया जा सकता है। इसके साथ साथ में डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे टेस्ट्स है, अलग अलग टेस्ट को कंडक्ट करके ये सारी चीजें करवाई जा सकती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जा सकता है, और इसके साथ साथ में जो ये एबिलिटीज है इन पर रन किया जा सकता है। इसके साथ साथ में जब हम कोई भी गाइडेंस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम होता है इसमें सबसे ज्यादा एक्सपर्ट की जो व्यूज होती है वो डेवलप करी जाती है। अब एक्सपर्ट्स में काउंसलर्स जो होते हैं इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? एलिमेंट्री काउंसलर, नॉन एलिमेंट्री काउंसलर, टेस्टिंग द चिल्ड्रन, इंटरप्रेटिंग द डाटा, रेफरिंग डिफरेंट चिल्ड्रन टू द प्रॉपर पर्सोनल, मतलब रेफरिंग बराबर से अच्छे से होना चाहिए, मेन रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन करना, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना, कंसल्टेशन प्रॉपरली करना, कंडक्ट करना सारी चीजों को, स्टडी करना सारे पैटर्न्स को, ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें आएंगी। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्कूल के काउंसलर की क्या क्या चीजों में जरूरत पड़ती है? तो डाटा को इंटरप्रिटेशन करना, टीचर्स के साथ कनेक्शन लेना, एडमिनिस्ट्रेशन और पर स्कूल पर जो एडमिन्स है उनके साथ में काम करना, और फिर इसके साथ साथ में बच्चों के बिहेवियर को समझना, जो इनके पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं ड्यू टू दी प्यूबर्टी और जो भी कुछ है उनको भी अंडरस्टैंड करना, मूड स्विंग्स जो आ रहे हैं, मॉर्निंग सिकनेस कई बार आ जाती है, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जब आ रही हैं तो उन सारी चीजों को समझना। फिर इसके साथ साथ एकेडमिकली ग्रुप में काउंसलिंग करना, इंडिविजुअल काउंसलिंग करना, पर्सनल गाइडेंस देना, और डाटा को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये सारी चीजें भी इसके अंदर आ जाएंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन द स्कूल, ये वाला पार्ट भी मैं अभी इसीलिए ले रही हूँ बिकॉज इसमें मैक्सिमम रीडिंग है। ये वाला चैप्टर आपके लिए सेल्फ स्टडी रहेगा, रीडिंग रहेगा, इसमें आपको बस इतना रीड आउट करना है। यूजुअली ये सारी चीजें है ना एकदम जनरल वे में आती है एग्जाम में, इतना कुछ इतना डिटेल में रहता नहीं है। आप बस इसको रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर देखते हैं कि एक अच्छे गाइडेंस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें इतनी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि स्कूल में अगर आप कोई गाइडेंस प्रोग्राम रन करते हैं तो आपको उसमें क्या क्या फैसिलिटीज दें। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव उसका होता है कि आगे चल के बच्चा जो है सोसाइटी में क्या दे सकता है उसके लिए उसको ट्रेन करना। फिर उसके साथ साथ में गर्ल्स एंड बॉयज के लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट एज अ टीचर, हाउ यू कैन काउंसिल, एज अ काउंसलर व्हाट यू कैन काउंसिल, एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हाउ वी कैन लुक अपॉन इट। इसमें बच्चे के पूरे पोर्टफोलियो, बच्चे का रिकॉर्ड, बच्चे की रेटिंग, बच्चे की मार्किंग, बच्चे की गाइडेंस, ये सारी चीजें जो है ये सब रिकॉर्ड की जाती हैं। अब इसके बाद आ जाता है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, मॉडर्नाइजेशन, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, और एजुकेशन फॉर द रिलीजियस एंड द मॉरल वैल्यूज। यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन किया जाता है अलग अलग गाइडेंस प्रोग्राम का, इन इन एरियाज के लिए हम गाइडेंस प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा आप रीड आउट कर लें, ये दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। हेडमास्टर का क्या रोल होता है गाइडेंस प्रोग्राम में? तो सबसे सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे का गाइडेंस मेंटेन करने के लिए हेडमास्टर को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली देखना है एथिकल रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, कमिटिव रोल, कमिटी रोल एंड कमिटी रोल, सॉरी। ओके, तो ये तीन रोल्स है। एथिकल रोल्स मतलब जो एथिक्स जो ओवरऑल मेंटेन रखने हैं वो ज्यादा जरूरी है। एडमिन होते हुए क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए? काउंसलर की कॉम्पिटेंसी और सारी चीजें मेंटेन करना, नॉन टीचिंग एक्टिविटीज पर और टीचिंग एक्टिविटीज पर मॉनिटराइजेशन करना, और इसके साथ साथ में आपको रिकॉर्ड्स को कैसे और इन सारी चीजों को मेंटेन रखना है, और कब कौन सा और किस तरीके का प्रोग्राम रन करना है, ये पूरा इसमें आएगा।
यू कैन जस्ट ऑर्गेनाइज अ कमिटी जहां पर आप प्रॉपर असेसमेंट और इवैल्यूएशन कर लें, और हेडमास्टर जो है स्वयं अगर चेयरमैन और कमिटी के साथ में अगर बैठे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। टीचर का गाइडेंस प्रोग्राम में बच्चों, अगर टीचर अच्छे से गाइड कर दे बच्चे को तो फिर कई बार काउंसलर और इन सब लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो टीचर इज मेनी अ टाइम्स हाफ अ काउंसलर। तो इसीलिए आप लोगों को भी ये चीज कराई जा रही है ताकि मैक्सिमम चीजें आप बच्चों को गाइड कर सके, टाइम पर काउंसिल कर सके। ओनली द टीचर मस्ट नो एट व्हाट एज what thing the child must be aware of, and if the child is facing some problem, some time and patience is to be given, motivation should be given, and reinforcement should be given, and with that the child is able to do maximum things in the class itself। रेगुलर अटेंडेंस, उसके लिए मोटिवेशन देना है बच्चे को, प्रॉपर अटेंडेंस मिलता जाएगा। ये सारी चीजें अगर होती जाएगी तो बच्चे अच्छी तरीके से चीजों को कवर अप कर लेते हैं क्लास में ही, तो काउंसलर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्यूपिल काउंसलिंग और प्यूपिल एवेलुएशन ये दोनों चीजें टीचर ही कर सकती है। अब इसके साथ साथ गाइडेंस वर्कर भी होता है। गाइडेंस वर्कर जो है स्पेशल एजुकेशन और अदर वर्क एक्सपीरियंस और अदर पर्सनल एस्पेक्ट्स पर देखा जाता है। इंडिया में ये गाइडेंस वर्कर काफी कम होते हैं, यूजुअली काउंसलर्स ही होते हैं। यहाँ पे गाइडेंस वर्कर का पूरा टीचर जैसा ही पूरा दिया है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पेरेंट। पेरेंट का एज अ काउंसलर क्या रोल होता है? पेरेंट इज अ गुड गाइड। और काउंसलर ऐसा, अगर कोई डिग्री लेकर काउंसलर पेरेंट बैठा है देन इट्स डिफरेंट इशू, बट यूजुअली द पेरेंट इज नॉट अवेयर अबाउट द प्रोफेशन ऑफ अ काउंसलर, लेकिन फिर भी पेरेंट को एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हो जाता है। तो पेरेंट कैन गाइड एंड काउंसिल द चाइल्ड इन अ फ्रूटफुल वे। और फिर तक क्योंकि पेरेंट को उनका बिहेवियर पता होता है, पेरेंट को उनकी एबिलिटीज पता होता है, कैपेबिलिटीज पता होता है, और पेरेंट को सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी पता होता है कि कितने हद तक और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, क्या हम चीजें नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो है वो समझना और अंडरस्टैंड करना जरूरी हो सकता है। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन पेरेंटल गाइडेंस। पेरेंटल गाइडेंस के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। क्योंकि मेल पेरेंट कैन नॉट टोटली बिकम फॉलो द रोल्स ऑफ द फीमेल पेरेंट एंड वाइस वर्सा, राइट? तो ये सारी चीजों को भी मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसका जो पावर है, जिसका जो जैसा है वैसा ही करना चाहिए। बच्चों को कंट्रोल भी रखना है और थोड़ा फ्रीडम भी देना है। पूरी तरीके से कंट्रोल भी नहीं रखना चाहिए और पूरी तरीके से फ्रीडम भी नहीं देना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। ये सारी चीजें होनी चाहिए। जो बच्चे का राइट है वो बच्चे को प्रॉपरली मिलना चाहिए। द थिंग्स विच आर टैबू दैट शुड नॉट बी डन, ओके, and the things which are actually allowed those things can be given। ठीक है, तो इस तरीके की जो है काउंसलिंग की एक्टिविटीज कंडक्ट करी जा सकती है। Now in our next class we'll be seeing a guidance program for the gifted and the backward children and the counseling sessions, okay? So I'm ending this session now. I'll just take the attendance. If you have any doubts you can ask me. I'm stopping the record now.